हाँ बच्चे ध्यान देंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को विज्ञान कक्षा 7 का इकाई सेकेंड या पार्ट 2 जो कि ऋषि से वस्त्र तक पाठ का नाम है। इसके पहले के वीडियो में हमने आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्न, सही गलत का निशान और मिलान करना, ये सब सारी चीज़ें हमने आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न की। तो अभ्यास प्रश्न में प्रश्न संख्या 5 है, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे सामान्यतः भेड़ों की त्वचा के बाल से ऊन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, बाल से जो है कि उनको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है, बालों से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशे को ऊन कहा जाता है। ठीक है, जो मुलायम घने रेशे होते हैं उन्हें क्या कहता है? ऊन कहा जाता है। कुछ जंतु जैसे याक, ऊँट, बकरी आदि, ये सब सारे जंतु हैं जिनकी त्वचा से क्या है? बाल से रेशे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न को आप लोग जिस तरह लिखा गया है, काले पेन से प्रश्न और नीले पेन से उत्तर, इसको देख करके आप लोग अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, तो अब आइए हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा है, ऊन प्रदान करने वाले भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। ठीक है, तो उसमें उत्तर में आपको लिखेंगे, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, ये दो ऐसी बकरियां हैं जो कि भारतीय नस्ल के हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर में इनसे ऊन प्रदान किया जाता है। ठीक, तो आइए अब हम तीसरा देखते हैं, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, भेड़ों के जिन नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं उनका अच्छी नस्लों के भेड़ों को उनका, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना, उनका अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चयन करते हैं। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मतलब जो अच्छे घने बाल वाले भेड़ होते हैं उन्हीं से क्या है? जनक के रूप में, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि जो नए संतान उत्पन्न होंगे वह अच्छे ऊन प्रदान करने वाले या तरह से प्रदान करने वाले क्या भेड़ होंगे। ठीक है, वही वर्णात्मक प्रजनन कराएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जाड़ों में ऊनी वस्त्र को पहनना क्यों आरामदायक होता है? ठीक है, तो उत्तर में हम लिखेंगे, ऊनी वस्त्रों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाता है। ठीक है, और जो कि क्या है? ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक मतलब क्या है? उसमें से हम ऊष्मा आदान प्रदान नहीं होगा, ऊष्मा उसी में सीमित रह जाएगा। ठीक है, तो कुचालक के भांति कार्य करने का अर्थ है कि उसमें क्या है? कुचालक की तरह वह कार्य करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जाड़ों के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने से शरीर का ताप क्या है? बना रहता है और हमें ठंड नहीं लगती है, जिसके कारण क्या है? हम बहुत ही आरामदायक महसूस करते हैं, आरामदायक लगता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यदि कुचालक है तो उसमें जब हवा जाएगा तो हमारा शरीर का तापमान शरीर के अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह हमारा ताप क्या है? बना रहेगा। तो जो हमने यहाँ पर लिखवाया इस तरह आप लोग उसको लिख लीजिएगा। अंगा है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक है? कारण बताइए। तो आइए हम इसे देखते हैं अगले पेज पे। तो रेशम प्राप्त करने के लिए पहले हम प्यूपा से जो वयस्क कीट बनने के लिए या उसके पूर्व जो कोकून को एकत्रित करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? उबलते पानी में लगभग 95 से 97 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 मिनट तक उसको क्या डाल देता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे जो चिपचिपा पदार्थ है वह क्या होता है? घुल जाता है, और घुलने से क्या होता है? रेशम से रेशों को हम अलग कर सकते हैं। चिपचिपा पदार्थ जो है कि घुला रहता है, इसको हम जब उबालते हैं तो क्या होता है? वह अलग हो जाता है। ठीक, तो इस तरह हम रेशम से हम रेशों को अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, रेशम के कीट विभिन्न किस्मों के प्राप्त
रेशम के रेशों का नाम लिखिए। रेशम के कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त, ठीक है, कुछ रेशम के रेशों का नाम लिखना है। तो उसमें पहला में टसर रेशम है, मंगा रेशम है, कोसा रेशम है, एरी रेशम है आदि, ठीक है। ये तो उत्तर में क्या है, ये सब रेशम से रेशे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। 7वां प्रश्न है ऊन तथा रेशम के दो उपयोग लिखिए। ऊन से क्या करते हैं हम, उत्तर में लिखेंगे ऊन से हम ऊनी वस्त्र बनाते हैं, कंबल बनाते हैं, और रेशम से रेशमी वस्त्र और पैराशूट बनाते हैं, ठीक है। इस तरह यह उत्तर होगा हमारा 7वें प्रश्न का। भेड़ों के रेशम को ऊन से संसाधित करने के लिए विभिन्न चरणों का क्रमानुसार वर्णित कीजिए। ये प्रश्न है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बुक में दिया है आपके, तो हम यहाँ पर एक फिगर बुक का हम दे रहे हैं, आप उसी में से देख करके अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है फिगर है, अगला पेज पर है, इसको हम आपको दिखाते हैं अभी हम। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के उत्तर का। तो इसमें हम देखते हैं ये जो हमारा चरण नंबर फर्स्ट है, भेड़ों के बालों को क्या करते हैं, पहले कटाई करेंगे, ठीक है। ये ऊपर लिखा गया भेड़ों के रेशों को ऊन में संसाधित करने के जो चरण है, इसमें पहला चरण है भेड़ों के बालों को कटाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो दिया है कि जब हम मतलब भेड़ों को जो हम पालते हैं उसमें क्या है, बालों में क्या है, घनी वृद्धि होती है, उनके बालों को शरीर से उतार दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया में रेशों की कटाई क्या कहलाती है, ठीक। फिर भेड़ों को बाल उतारने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे मशीनें हैं। फिर बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ठंडी के मौसम में नहीं काटा जाता है, क्योंकि क्या होता है कि ठंडी के मौसम क्या है, वो अपना तापमान शरीर का बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह पहले हम क्या करेंगे, भेड़ों के बालों को कटाई करेंगे मशीनों को द्वारा, ठीक है। इस तरह इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा स्टेप है अभिमार्जन है। कटाई के बाद रेशों को पानी के टंकियों में डालकर अच्छे से धोया जाता है, उसमें उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाते हैं। अभिरंजन मतलब साफ सफाई किया जाता है, जो कि भेड़ों से जो हम काटते हैं रेशम, उसको क्या करते हैं हम उसे अच्छे से टंकियों में डाल करके उसको धोते हैं और उसमें चिकनाइयाँ धो जाते हैं। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है, ठीक है। आजकल यह मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। तो अब इसके बाद है अगला चरण हमारा है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की क्या करते हैं हम, छटाई होती है। इसमें अच्छे रोएदार रेशम को उनकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। जिसका क्वालिटी व गुण होगा उसको क्या करेंगे हम, उसको अलग अलग कर देंगे। छटाई का यह काम हाथों या मशीनों की सहायता से भी किया जाता है। चौथा है कताई। अभिमार्जन के से प्राप्त रेशों को हम सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल फूले रेशों को उन वस्त्रों के धागों के रूप में कताई करते हैं। मतलब कि हम उसको जो हम अलग अलग करते हैं, छोटे लंबे जो भी हो, फिर उसका क्या करते हैं, उससे कताई करते हैं, एक हम धागों के रूप में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। उसके बाद है रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले और भूरे रंग या सफ़ेद होते हैं, ठीक है। और विभिन्न रंगों में क्या कहते हैं, इसको हम रेशों को अलग अलग हम रंगाई करते हैं। इस प्रक्रिया में रंग बिरंगे ऊनी रेशम अक्सर आपस में उलझ जाते हैं। मतलब कि हर कलर का हमें ऊन प्राप्त है, तो जो रंग हम करते हैं वही रंगाई कहलाता है। फिर 6वां चरण है, लास्ट चरण है यही, ऊनी धागा बनाना। रंगाई के पश्चात उन रेशों को सुलझा कर सीधा किया जाता है, ठीक है। और फिर उसे लपेट कर हम क्या करते हैं, धागा बनाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि रंगाई करने के बाद क्या करते हैं, रेशों को हम सुलझाते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं, फिर उसको लपेट कर उसको हम धागा बनाते हैं। फिर लंबे रेशों को काटकर स्वेटर बुनाई वाले ऊन अपेक्षा के छोटे रेशों काटकर ऊनी वस्त्र में बुनाई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन का आंसर है चरण वाइज दिया है। पहला मतलब कि चौथा दिया है, इसमें 5वां 6वां, और इधर पहला चरण हमारा है और इसमें दूसरा चरण है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहीं जितना चरण है आप लोग सभी लोग इस किताब में से देखकर अच्छे से उतार लीजिएगा। अब आपका एक क्वेश्चन और बचता है कि जीवन चक्र बताइए, तो वो हम इसकी अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। इतना आप लोग तब तक प्रश्न उत्तर काले और नीले पेन का प्रयोग करते हुए अच्छे से उतारिए, और इसके बाद हम अगली वीडियो में एक प्रश्न और इसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है।